वेलकम टू साई क्लासेस पर आपका स्वागत है। आज हम NIOS बोर्ड के लिए क्लास 10 साइंस के लिए एक और इम्पोर्टेंट वीडियो लेने वाले हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है चैप्टर 4 है हमारा रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण। इसके इम्पोर्टेंट MCQs हम आज डिस्कस करने वाले हैं इसमें, ठीक है। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है, दूध से दही बनना किस प्रकार के परिवर्तन का उदाहरण है? ऑप्शन है अस्थायी परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन या उत्क्रमणीय परिवर्तन। ठीक है, तो हमारा आंसर रहेगा सी जो है रासायनिक परिवर्तन। क्यों रहेगा? रासायनिक परिवर्तन प्रकृति में स्थायी होते हैं और नए गुणों वाले पदार्थों का निर्माण करते हैं, जैसे कि दूध का दही में बदलना, जिससे वापस दूध नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एक संतुलित रासायनिक समीकरण में अभिकारकों यानी रिएक्टेंट्स और उत्पादों यानी प्रोडक्ट्स के पक्षों में क्या समान होना चाहिए? अणुओं की संख्या, प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या, या केवल अभिकारकों के आयतन, या पदार्थों की भौतिक अवस्था? ठीक है, तो क्या समान होना चाहिए दोनों साइड में, रिएक्टेंट साइड और उसमें? तो हमारा आंसर रहेगा बी, प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या। क्यों? द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार रासायनिक अभिक्रिया के पहले और बाद में प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान रहनी चाहिए। ये इसका रीजन हो गया, ठीक है, या एक्सप्लेनेशन हो जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जब मैग्नीशियम रिबन को वायु में जलाया जाता है तो बनने वाला सफेद चूर्ण क्या होता है? हमारे पास में ये चार ऑप्शन है, Mg2O, MgO, Mg मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, और MgO2। ठीक है जी, ये हमारे पास में ऑप्शन है। तो जो पदार्थ बनता है सफेद वो होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO बनाता है, जो एक सफेद चूर्ण के रूप में हमको दिखाई देता है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, रासायनिक समीकरण में प्रतीक AQ का क्या अर्थ है? ठीक है, AQ का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए है पदार्थ ठोस अवस्था में है, बी पदार्थ गैसीय अवस्था में है, सी पदार्थ का जलीय विलयन है, या डी पदार्थ तरल या लिक्विड अवस्था में है। ए क्यू यानी एक्वियस, जो कि ऑप्शन है सी, पदार्थ जलीय अवस्था में है। ए क्यू का अर्थ होता है एक्वियस, जो दर्शाता है कि पदार्थ को जल में घोलकर विलयन बनाया गया है। ये इसका जलीय विलयन है। ये है ना, लिक्विड अलग होता है, लिक्विड वो अपने आप में उसकी प्रकृति है, जैसे कि जल वो लिक्विड ही है, वो एक्वियस नहीं है, वो लिक्विड है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा यानी हीट बाहर निकलती है उसे कहते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, ऊष्माशोषी अभिक्रिया, या फिर अपघटन अभिक्रिया। तो करेक्ट ऑप्शन है ए, ऊष्माक्षेपी यानी एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, तो ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें उत्पादों के निर्माण के साथ ऊर्जा या ऊष्मा का उत्सर्जन होता है ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ठीक है जी, तो ये इसका एक्सप्लेनेशन हो जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होना किस प्रकार की अभिक्रिया है? कैल्शियम ऑक्साइड को गर्म किया है तो हमें क्या मिला है? सॉरी, कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म किया है तो हमको मिला कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। तो क्या ये द्विविस्थापन अभिक्रिया है, संयोजन है, अपघटन है, या फिर विस्थापन है? करेक्ट ऑप्शन हमारा है अपघटन यानी डीकम्पोजिशन। जब एक एकल अभिकारक टूटकर दो या अधिक सरल उत्पाद बनाता है तो इसे अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट एकल उत्पाद, सिंगल सिंगल हमारा जो है ये, ठीक है ना, अभिकारक है। ठीक है, दो उत्पाद हमारे बन गए, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, तो ये आपको जिंक प्लस H2SO4 ZnSO4 प्लस H2 ये जो इक्वेशन दी गई है, में हाइड्रोजन के साथ आने वाला सही भौतिक अवस्था क्या प्रतीक होगा? यानी हाइड्रोजन जो है उसकी भौतिक अवस्था क्या है, उसके लिए क्या प्रतीक काम में लिया जाएगा? ऑप्शन ए है AQ, बी है L लिक्विड, सी G फॉर गैस, और डी जो है वो S फॉर सॉलिड। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन है जी, क्योंकि ये गैस को दर्शाता है तो हाइड्रोजन के पास में हमको जी लिखना पड़ेगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडॉक्स अभिक्रिया में अपचयन यानी रिडक्शन का अर्थ क्या है? केवल हाइड्रोजन का ह्रास, इलेक्ट्रॉन का त्याग करना, ऑक्सीजन का जुड़ना, या फिर डी ऑक्सीजन का ह्रास या इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन हमारा रहेगा डी। अपचयन वह प्रक्रिया है जिसमें किसी पदार्थ से ऑक्सीजन कम होती है या फिर वो इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता है, दोनों ही कंडीशन है। ठीक है ना,
ऑक्सीजन उसमें से कम हो जाएगी, ठीक है, या वो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, तो ये आपको इक्वेशन गिवन है। इस इक्वेशन में H2O के साथ G क्या दर्शाता है? जल एक अशुद्धि है, जल तरल अवस्था में है, जल भाप अवस्था के रूप में है, या जल का जलीय विलयन है ये, ठीक है। तो एक्चुअल में G जो है वो क्या दर्शाता है? एक्चुअल में वो स्टीम के फॉर्म में हो गई है ना, गैसियस फॉर्म में हो गई ना। भाप जो है वो एक गैसीय अवस्था के लिए, ठीक है, इसलिए उसके आगे G लिखा हुआ है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, वह पदार्थ जो दूसरे पदार्थ का उपचयन यानी ऑक्सीडेशन करता है और स्वयं अपचयित हो जाता है, वो क्या कहलाता है? अपचाय कहलाता है, उपचाय कहलाता है, बी अपचाय कहलाता है, सी उत्प्रेरक कहलाता है, या डी फिर वो अभिकारक कहलाता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो कहलाता है उपचायक, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यानी ऑक्सीकारक भी कहते हैं इसको, ठीक है। तो उपचायक वह प्रजाति है जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है या ऑक्सीजन देती है, जिससे दूसरे का उपचयन यानी ऑक्सीडेशन होता है, और लेकिन वो खुद स्वयं अपचयित हो जाती है, ठीक है, वो ऐसी स्पीशीज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी अभिक्रिया द्वितीय विस्थापन का उदाहरण है? हमारे सामने ये 4 ऑप्शन गिवन है, इसमें से द्वितीय विस्थापन यानी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कौन सी है? तो ये ऑप्शन है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर Ag प्लस और हाइड्रोजन प्लस आयनों के बीच में विनिमय हो रहा है, यानी एक दूसरे को ये एक्सचेंज कर रहे हैं, ठीक है, तो ये द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, श्वसन यानी रेस्पिरेशन को एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों माना जाता है? क्योंकि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है, क्योंकि यह एक भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन का उपयोग होता है, क्योंकि इसमें ग्लूकोज के दहन से ऊर्जा मुक्त होती है। रेस्पिरेशन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, तो ऑप्शन हमारा डी रहेगा। श्वसन के दौरान शरीर की कोशिकाओं में ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाता है, और साथ ही ऊर्जा मुक्त करता है, एनर्जी मिलती है ना, तो वो हीट के फॉर्म में हो जाती है। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, तो ये आपको एक इक्वेशन गिवन है के अनुसार 1 मोल नाइट्रोजन कितने मोल अमोनिया उत्पन्न करती है? इस इक्वेशन के अनुसार 3 मोल, 2 मोल, 1 मोल, 4 मोल, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो हमारा रहेगा बी, 2 मोल। संतुलित समीकरण के अनुसार नाइट्रोजन के 1 मोल और हाइड्रोजन के 3 मोल मिलकर के अमोनिया के 2 मोल बनाते हैं, तो आप संतुलित समीकरण को देख सकते हैं, ठीक है, इससे आपको मालूम चल जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, लोहे की वस्तुओं पर जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया का परिणाम है? संक्षारण यानी कोरोजन जो कि एक रेडॉक्स अभिक्रिया है, विस्थापन अभिक्रिया, केवल अपचयन, या केवल संयोजन? तो इसका आंसर है ए, संक्षारण। संक्षारण जैसे जंग लगना, ठीक है, रेडॉक्स अभिक्रिया का एक सामान्य सा उदाहरण है जहां धातु ऑक्सीजन और नमी के संपर्क में आकर उपचयित हो जाती है, यानी उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन काफी इजी है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हैं। नेक्स्ट हमारा है, तापीय अपघटन यानी थर्मल डिकम्पोजिशन अभिक्रिया का क्या अर्थ है? किसी उत्प्रेरक द्वारा होने वाला अपघटन, विद्युत धारा द्वारा होने वाला अपघटन, ऊष्मा के प्रयोग द्वारा होने वाला अपघटन, या फिर सूर्य के प्रकाश द्वारा होने वाला अपघटन, ठीक है। तो करेक्ट आंसर है ऊष्मा। थर्मल है ना, तो ये टेम्परेचर को शो करता है, तापीय, थर्मल शब्द का अर्थ ऊष्मा से होता है, अतः ऊष्मा प्रदान करके किया गया अपघटन तापीय अपघटन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वसा युक्त खाद्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होने पर उनका स्वभाव और गंध बदल जाना क्या कहलाता है? किण्वन, अवक्षेपण, विकृत गंधिता, या संक्षारण? करेक्ट ऑप्शन इज सी, विकृत गंधिता यानी कि रेंसिडिटी। वसा और तेलों का हवा में ऑक्सीकरण होने से उनका स्वाद और गंध में परिवर्तन को विकृत गंधिता कहा जाता है, यानी रेंसिडिटी कहा जाता है, ठीक है। इजी क्वेश्चन है काफी ये। नेक्स्ट हमारा है, समीकरण को संतुलित करते समय हम क्या नहीं बदल सकते? अवस्थाओं के प्रतीक, गुणांक यानी कोफिशिएंट, परमाणुओं की कुल संख्या, या अभिकारकों और उत्पादों के रासायनिक सूत्र? हम इनमें से क्या नहीं बदल सकते? हम ये नहीं बदल सकते हैं कि जो उनके फॉर्मूले हैं वो आप चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। जो रिएक्टेंट और जो प्रोडक्ट आपको दिए गए हैं केमिकल इक्वेशन में बैलेंस करने के लिए, वो आप फॉर्मूले कभी चेंज नहीं कर सकते। इसलिए हम जो है हिट एंड ट्रायल मेथड में
एक बॉक्स बना लेते हैं उनके चारों तरफ, ठीक है। हिट एंड ट्रायल मेथड का वीडियो चैनल पर है, आपको मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। ओके, अगला हमारा क्वेश्चन है, अघुलनशील लवण बनाने वाली अभिक्रिया को क्या कहते हैं? अघुलनशील लवण बनाने वाली अभिक्रिया को क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया, अवक्षेपण अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया या विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है, जिसमें एक इनसॉल्युबल सॉल्ट बन जाता है सॉलिड, वो है अवक्षेपण अभिक्रिया, ठीक है। ऐसी अभिक्रिया जिसमें आयनों के विनिमय से एक ठोस अघुलनशील पदार्थ यानी अवक्षेप बनता है, अवक्षेपण अभिक्रियाएं कहलाती हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, तो ये आपको एक जो है केमिकल इक्वेशन यहाँ पर गिवन है, में बुझा हुआ चूना यानी सिलेक्ट लाइम कौन सा है, ठीक है। आपको यहाँ पर रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट आपको गिवन है यहाँ पर। अब आपको इन फॉर्मूले में से बताना है कि इनमें से सिलेक्ट लाइम कौन सा है। ऑप्शन आपके पास में ए, बी, सी, डी है, ठीक है जी। ओके, तो ये है सिलेक्ट लाइम। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को सामान्यतः बुझा हुआ चूना या सिलेक्ट लाइम कहते हैं, जो कि दीवारों पर सफेदी करने के काम आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, यदि किसी रासायनिक समीकरण में अभिकारकों और उत्पादों की संख्या संतुलित नहीं है तो उसे क्या कहते हैं? पूर्ण समीकरण, कंकाली समीकरण, सत्यापित समीकरण या आयनिक समीकरण? वो होता है कंकाली समीकरण। ऐसे रासायनिक समीकरण जिनमें केवल अभिक्रिया का प्रतिनिधित्व होता है लेकिन परमाणु संतुलित नहीं होते हैं, ठीक है ना, केवल ढांचा है वो, उसमें आपको अभिकारक और उत्पाद गिवन है लेकिन वो परमाणु की संख्या संतुलित नहीं है, वो कंकाली या स्केलेटल इक्वेशन कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, जब जिंक के दानों पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डाला जाता है तो कौन सी गैस निकलती है? क्लोरीन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर हाइड्रोजन, ठीक है। जिंक एक धातु है और तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ये अम्ल है, तो धातु और अम्ल की क्रिया से हाइड्रोजन गैस निकलती है, इस बात को हमेशा ध्यान रखें। सक्रिय धातुएं अम्लों से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस को विस्थापित कर देती हैं, ठीक है। ओके, अगला क्वेश्चन है, दीवारों पर सफेदी करने के कुछ दिनों बाद चमक क्यों आ जाती है? नाइट्रोजन गैस के अवशोषण के कारण, जल के वाष्पीकरण के कारण, हवा में मौजूद धूल के जमाव के कारण या कैल्शियम कार्बोनेट की पतली परत बनने के कारण? कैल्शियम कार्बोनेट की पतली परत बनने के कारण, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। देखो क्या होता है, बुझा हुआ चूना हवा की कार्बन डाइऑक्साइड के साथ धीमी अभिक्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट की एक पतली परत बना देता है जो कि चमकदार होती है, ठीक है। हमने तो दीवारों पर क्या किया था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड किया था, लेकिन हवा में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड उससे रिएक्शन करती है और कैल्शियम कार्बोनेट की एक लेयर बन जाती है जो कि चमकदार होती है। अगला क्वेश्चन आते हैं, तो ये आपको एक केमिकल इक्वेशन गिवन है, में निकलने वाली NO2 गैस का रंग क्या होता है, ठीक है। इसमें जो गैस निकल रही है NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, उसका रंग क्या है? नीला, हरा, भूरा या सफेद, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन है ब्राउन। लेड नाइट्रेट के तापीय अपघटन के दौरान नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के भूरे रंग के धुएं निकलते हैं उसमें, ठीक है ना, ब्राउन कलर के फ्यूम्स उसमें से बाहर निकलते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन है, ये आपको एक केमिकल इक्वेशन गिवन है, में 340 ATM क्या दर्शाता है? ऊपर लिखा हुआ है 340 ATM एरो के ऊपर, वो क्या दर्शाता है? अभिक्रिया का तापमान, वायुमंडलीय दाब, गैस का घनत्व या अभिक्रिया की गति? तो ये एक्चुअल में एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ठीक है ना। ATM वायुमंडल दाब की इकाई है जो उन विशिष्ट परिस्थितियों को दर्शाता है जिसमें अभिक्रिया होती है, यानी कि इतने वायुमंडलीय दाब में ये अभिक्रिया हुई है या हो रही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी संतुलित रासायनिक समीकरण से हमें कौन सी जानकारी प्राप्त नहीं होती? यानी कि एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है तो उससे हमें कौन सी जानकारी नहीं मिलती है? पदार्थों की भौतिक अवस्था, अभिक्रियाओं के पूर्ण होने में लगा समय, अभिकारकों और उत्पादों के मोल्स का अनुपात या तत्वों के परमाणुओं की संख्या। एक्चुअल में हमें समय मालूम नहीं चलता क्योंकि उसमें समय कहीं पर भी मेंशन नहीं होता है, बाकी तीनों जानकारियां उससे हमें मालूम चल जाती हैं। समय का हमें पता नहीं चलता कि अभिक्रिया जल्दी पूरी होगी या देर से पूरी होगी, स्लो है, फास्ट है, हमें मालूम नहीं चलता है। अगला क्वेश्चन है, विस्थापन अभिक्रिया में एक अधिक सक्रिय तत्व क्या करता है? दो यौगिकों के बीच आयनों का आदान प्रदान करता है, स्वयं टूटकर सरल पदार्थ बनाता है, कम सक्रिय तत्व को उसके यौगिक से हटा देता है या दूसरे तत्व के साथ जुड़कर एक नया यौगिक बनाता है। तो अधिक सक्रिय जो है वो कम सक्रिय को हटा देगा, ठीक है ना, तो वो विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगी। तो ये आपके जो है चैप्टर के इंपॉर्टेंट, जो 4th चैप्टर है आपका, उसके इंपॉर्टेंट MCQs हैं, ठीक है। और चैनल पर जो है आपके NIOS बोर्ड की एक कंप्लीट प्लेलिस्ट है, वहां पर आपको अलग अलग चैप्टर के जो है MCQ मिल जाएंगे और भी हम कंटेंट जो है
धीरे धीरे अपलोड कर रहे हैं, तो आपको एक अच्छा कंटेंट मिल जाएगा। ठीक है जी। और अगर आप कोई भी NIOS बोर्ड से संबंधित कोई भी स्टडी मटेरियल आप खरीदना चाहते हैं, तो आप booksbasket.in पर जाकर के वो परचेज कर सकते हैं बहुत ही कम चार्जेस में। ठीक है, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।